स्क्रीन पर एकदम जल्दी जल्दी से सब बच्चे आंसर देते जाइए। और जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं उनको स्पेशल थैंक्स है, कितना बोलने पर भी आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, बताइए हैं? फिर दिलवा टूट जाएगा, समझ गए ना? तो इसलिए जल्दी से आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए प्यारे बच्चों, कहना ना पड़े, ठीक है ना? एक बार जल्दी से आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक है? जल्दी से एक बार क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइएगा, फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? जवाब क्या होगा? फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण था निरंकुशवादी शासन। क्या हो जाएगा? निरंकुश शासन, यानी कि पहला का बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? याद रखना बाबू, फ्रांस में बुर्बो राजवंश का स्थापना किया गया था वियना कांग्रेस के द्वारा। यह वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? ध्यान रखिएगा, 1815 ईस्वी में हुआ था। 1815 ईस्वी में। आपसे पूछा जाएगा किसका अध्यक्ष कौन था? तो इसका अध्यक्ष ये मेटरनिक था, जो कि ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ठीक है ना? अरे हाँ, देखिए कल कहां रहे हैं सर? कल आप लोगों को तो पहले से पता रहता है ना, जहानाबाद और मखदुमपुर के बीच में एक जगह है जिसका नाम है टेहटा, ठीक है ना? और टेहटा में एक स्कूल है बाबू, टेहटा में एक स्कूल है जहां पे सेंटर गया है, ये स्कूल है हाई स्कूल। तो जहानाबाद में टेहटा एक जगह है, और टेहटा में प्यारे बच्चे कल हमारा आगमन होगा। तो कल यहाँ वाले बच्चे सब तैयार रहिएगा, ठीक है ना? और थोड़ा सा आप लोग शांति बना करके रखिएगा भाई, पुलिस वुलिस ना आ जाए, ठीक है ना? हमें दूध इतना ज्यादा आप लोग भगदड़ कर देते हैं ना कि एकदम माहौल खराब हो जाता है। तो आप लोगों के बीच कल आ रहे हैं हम टेहटा में, आप सभी बच्चे तैयार रहिएगा। हाँ, जहानाबाद के आगे थोड़ा सा पड़ता है टेहटा में, तो वहां पर एक बच्चों का सेंटर है, और बच्चों ने बहुत रिक्वेस्ट किया है कि सर वहां पे आइए, तो कल हम वहां पे आएंगे, ठीक है ना? तैयार रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन बताइए, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था बाबू? तो ध्यान रखिएगा, नेपोलियन, जब नेपोलियन सम्राट बना था ना, तो नेपोलियन संहिता लागू हुआ था, ठीक है? तो नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में। तीसरा का डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना? तीसरा का डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? सर कटिहार नहीं आइएगा भाई, कटिहार रात भर का रास्ता है पटना से, रात में ट्रेन पकड़ेंगे ना तो कल सवेरे पहुंचेंगे। तो सोचिए, अगर वहां चल गए तो फिर यहाँ आकर के क्लासवा कौन लेगा जी? आकर के लौट करके क्लासों तो लेना होता है ना, तो इसलिए थोड़ा नजदीके जाते हैं, ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, ठीक है? बाकी हम घूमेंगे पटना, ये पूरे बिहार भर में, और आप लोगों को भी बुलाएंगे पटना में सम्मान समारोह में, तो आप लोग आइएगा जरूर, ठीक है ना? बताइए, वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था बाबू? चौथा नंबर। तो जवाब कौन हो जाएगा? मेटरनिक था, याद रखिएगा। आगे बताइए, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था पुरातन व्यवस्था का पुनर्स्थापना, जो व्यवस्था पहले था वही व्यवस्था को वापस लाना। कह रहा है कि मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था, याद रखिएगा। मेटरनिक कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, याद रखिएगा बाबू। आगे बताइए, किसने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? किसने कहा था? तो याद रखिएगा, यह कहने वाला व्यक्ति है मेटरनिक, यानी कि बाबू सातवां का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे सातवां का सी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना, उनका जवाब सही है। आगे बढ़ते हैं। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? बताओ बाबू। हाँ, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? 8वां नंबर। तो याद रखिएगा, नेपोलियन कोड में कुल 5 गो कोड था, मतलब कि 5 तरह का कानून था, बनाया गया था। आगे बताइए, रोमानीवाद क्या था? प्यारे बच्चों, ये हो सकता है कि सब्जेक्टिव में भी पूछ दे, चांसेस बनता है सब्जेक्टिव में भी पूछने का, ठीक है ना? तो सब्जेक्टिव में प्यारे बच्चों याद रखिएगा, बात है ऐसा कि नेपोलियन जो है ना, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए लोगों को जागरूक करने का काम करता था, और नेपोलियन सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए लोगों को जो जागरूक करने का काम करता था, उसी को बोलते हैं रोमानीवाद। तो यह एक सांस्कृतिक आंदोलन है, यानी कि 9वां का बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बताइए, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो याद रखिएगा, इटली और जर्मनी जो है वो यूरोप के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है कि मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है? तो याद रखिएगा कि मारियान जो है ना, वह फ्रांस के राष्ट्रवाद का प्रतीक है, ठीक है? फ्रांस के राष्ट्रवाद का प्रतीक है। आगे बताओ बाबू, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म पुनर्जागरण से माना जाता है, यानी कि 12 का ए ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, वियना कांग्रेस कब हुआ था? 13 नंबर। तो याद रखिएगा, 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस हुआ था। 13 का ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। जो बच्चे 13 का ए ऑप्शन के लिए तैयार हैं, ठीक है ना? हाँ, ध्यान रखना बाबू। आगे बताइए, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो जब 1830 ईस्वी का क्रांति आया तो वहां पर संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, 1707 ईस्वी में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ, यानी कि 15 का बी नंबर ऑप्शन जो बच्चे बताए हैं उनका एकदम सही जवाब है। आगे बता दीजिए, कह रहा है यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? 16 नंबर। तो याद रखिएगा, चाहे यंग यूरोप हो, चाहे यंग यूरोप हो, यंग इटली हो, सबका संस्थापक कौन था? तो मेजनी था। अगला नंबर क्वेश्चन, इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है? 17 नंबर। तो इटली के एकीकरण का मसीहा मेजनी को ही कहा जाता है। इटली के एकीकरण का मसीहा किसको कहते हैं? मेजनी को ही कहते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बताइए, कह रहा है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? 18 नंबर। तो मेजनी का जो संबंध है वो कार्बोनरी संगठन से है। 18 का बी ऑप्शन प्यारे बच्चों सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? ध्यान रखिएगा, काउंट काबूर था प्यारे बच्चों, यह एक सफल कूटनीतिज्ञ था। काउंट काबूर जो है ना, यह क्या था? एक सफल कूटनीतिज्ञ था। क्या था? सफल कूटनीतिज्ञ था। काउंट काबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ था, और इसने इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया
किया था, यानी 19 का ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, यंग इटली का संस्थापक कौन है? तो ध्यान रखिएगा जोसेफ मेजनी। मेजनी का पूरा नाम कभी कभी पूछ देता है, तो याद रखिएगा जोसेफ मेजनी। जोसेफ मेजनी, ध्यान रखिएगा जोसेफ मेजनी, ठीक है ना, जोसेफ मेजनी, याद रखना बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती का गठन किया था गैरीवाल्डी, यानी कि 21वां का डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे बताइए, काउंट काबूर कौन था 22 नंबर? तो याद रखिएगा काउंट काबूर इटली का प्रधानमंत्री था, यानी कि 22 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे 22 का बी ऑप्शन बता रहे हैं ना, उनका जवाब एकदम सही है। आगे बताइए, फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन मेजनी ने किया था। इस क्लास में एकदम अंतिम तक जुड़े रहिएगा, ठीक है ना, 10 बजे 10:30 बजे तक क्लास लेंगे, पूरा जुड़े रहिएगा बाबू, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है ना। और जो नहीं जुड़े कर रहिएगा पूरा लास्ट तक, कल पछताने के लिए भी तैयार रहिएगा, हम बता दिए पहले ही, ठीक है ना, ये हम आपको समझा रहे हैं। तो आज आप लोग पूरा शुरू से लेकर के अंतिम क्लास तक एक एक क्वेश्चन को देखिए, समझिए, और तब जाकर के कल क्वेश्चन लड़ेगा आपका, और परीक्षा से एकदम मुस्कुराते निकलिएगा, हंसते निकलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 के बाद 24 नंबर, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुआ था बाबू? 24 नंबर, तो बताइए कार्बोनरी का स्थापना हुआ था 1810 में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, मेजनी से जुड़ा हुआ है। मेजनी का आपसे पूछा जाएगा कि मेजनी का संबंध किस संगठन से है, तो याद रखिएगा मेजनी का संबंध अगर आपसे पूछा जाए कि मेजनी का संबंध किस संगठन से है, तो ध्यान रखिएगा मेजनी का जो संबंध है वह कार्बोनारी संगठन से है, कार्बोनारी संगठन से है बाबू, याद रखिएगा आप लोग इसको। चलिए आगे बता दीजिए, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था, यानी कि डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, काउंट काबूर को विक्टर मैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो जवाब होगा प्रधानमंत्री के पद पर। चलिए अगला क्वेश्चन, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो इटली के एकीकरण में बिस्मार्क का संबंध नहीं है, क्योंकि बिस्मार्क का जो संबंध है वह जर्मनी के एकीकरण से है। तो बाबू 27वां का ए नंबर ऑप्शन जो बच्चे बता रहे हैं ना, उनका जवाब एकदम सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विलियम प्रथम कहां का शासक था? तो बाबू 28वां नंबर क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, विलियम प्रथम जो है वह परसा का शासक था। आगे, जॉल्बेर आइन की स्थापना किस राज्य ने की? तो जॉल्बेर आइन का स्थापना प्रसा नहीं किया था, और जॉल्बेर आइन ध्यान रखिएगा एक व्यापारियों की संस्था है। जॉल्बेर आइन क्या है? तो याद रखना मेरे भाई, व्यापारियों की संस्था है। जॉल्बेर आइन क्या है? व्यापारियों की संस्था है, याद रखिएगा। आगे बता दीजिए, सिडॉन का युद्ध किसके बीच हुआ था? 30वां नंबर क्वेश्चन, तो सिडॉन का युद्ध प्रसा और फ्रांस के बीच हुआ था। 30वां का सी ऑप्शन सही होगा। सिडॉन का युद्ध जो हुआ था ना, प्रसा और फ्रांस के बीच हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है, यहां तक क्लियर? हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? तो बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? जवाब होगा कि बिस्मार्क जो था वह हीगेल के विचारों से प्यारे बच्चों प्रभावित था। किसके विचारों से? हीगेल के विचारों से प्रभावित था। आगे बताइए, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? 32 नंबर क्वेश्चन। हाँ, भारी मत समझिए, सोशल साइंस को आप ना बहुत कठिन मत समझिए कि सर बहुत कठिन है, कल कैसे होगा। सब होगा, बढ़िया होगा, जैसा आज हुआ है ना वैसा ही कल होगा। बिल्कुल आप लोग चिंता मत करिए, ठीक है, बिल्कुल आप लोग पछताइए नहीं, चिंता नहीं करिए, सोचिए ज्यादा नहीं, आराम से आप लोग यहां ध्यान से याद करने का प्रयास करिए, ठीक है। चलो बाबू, हाँ, और लास्ट तक जुड़ करके रहिए। ये आप लोग 2 4 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन देखे फिर निकल गए बाबू, एग्जाम है कल, सोशल साइंस है, सोशल साइंस को हल्का मत लीजिए, ठीक है ना। सोच रहे हैं हिंदी का जब कठिन परिश्रम, ये जब कठिन एग्जाम हो सकता है, तो सोशल साइंस तो भाई अपने आप में कठिन है, तो सोशल साइंस को हल्के में ना लीजिए। सोशल साइंस आपका स्कोर बढ़ाएगा, ठीक है ना। 20 नंबर आपको एग्जाम, 20 नंबर आपको स्कूल से मिल जाएगा। मात्र 80 नंबर का परीक्षा है, लेकिन 80 नंबर के लिए आपको मेहनत ज्यादा करना होगा, क्योंकि 5 सब्जेक्ट है, ठीक है ना। चलिए बढ़िया से एकदम तैयार रहिए आप लोग। चलिए बताइए, तो आप लोग जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो जवाब होगा जर्मनी और इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन था? ऑस्ट्रिया, यानी कि 32 का सी ऑप्शन। आगे बताइए, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो बाबू ध्यान रखिएगा, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ का? जवाब होगा जर्मन राइन संघ का। राइन संघ बोलते हैं, या फिर इसी को प्यारे बच्चों बोला जाता है जर्मन राइन राज्य, याद रखिएगा आप लोग। आगे बता दीजिए, कह रहा है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो क्या जवाब बताइएगा, किस युद्ध के बाद जर्मनी का क्या हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था भाई? क्या जवाब बताइएगा? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो क्या जवाब बताइएगा? ध्यान रखिएगा, सिडॉन के युद्ध के बाद प्यारे बच्चों जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था, ठीक है ना। सिडॉन के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था। आगे बता दीजिए, जर्मेनिया क्या है प्यारे बच्चों? तो जर्मन राष्ट्र का प्रतीक है, उसी को जर्मेनिया कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 36 नंबर। तो जर्मनी का एकीकरण आप लोग ध्यान रखिएगा 1871 ईस्वी में पूरा हुआ था, और 1871 ईस्वी में एक संधि हुआ जिसको हम लोग फ्रैंकफर्ट की संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रैंकफर्ट की संधि बोलते हैं, तो याद रखना बाबू, फ्रैंकफर्ट की संधि। चलिए आगे बताइए आप लोग, जॉल्बेर आइन एक संस्था थी, किसकी? तो जॉल्बेर आइन एक व्यापारियों की संस्था थी। जॉल्बेर आइन व्यापारियों की संस्था थी, याद रखिएगा। आगे बता दीजिए, सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? 38 नंबर क्वेश्चन। तो याद रखिएगा, सेडाओ के युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। 38 का ए ऑप्शन सही होगा। आगे, बिस्मार्क क्या था? 39 नंबर क्वेश्चन बताइए। तो बिस्मार्क प्यारे बच्चों एक सफल कूटनीतिज्ञ था, यानी 39 का डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे बताइए, हीगेल कौन था? 40 नंबर क्वेश्चन। तो याद रखिएगा, हीगेल एक दार्शनिक था। 40 का सी ऑप्शन सही होगा।
हीगेल एक दार्शनिक था। 40 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहां हुआ? तो जवाब याद रखिएगा, सेडोन में हुआ था। 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहां हुआ? 41 का ए ऑप्शन हो जाएगा, सेडोन में हुआ था। आगे आप लोग बता दीजिए, किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? 42 नंबर। तो याद रखना बाबू, फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। 42 का डी ऑप्शन सही होगा। फ्रैंकफर्ट की संधि याद रखिएगा, 1871 ईस्वी में यह संधि हुआ है। 1871 ईस्वी में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बार बार तबाह करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल्सबिंग और होल्स्टिंग का संबंध किस देश के एकीकरण से है? तो ध्यान रखिएगा, सेल्सबिंग और होल्स्टिंग का जो संबंध है वह जर्मनी के एकीकरण से है। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने ही जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? 45 नंबर क्वेश्चन। तो याद रखिएगा, बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था। बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था। आगे, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 46 नंबर। तो याद रखिएगा बाबू, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? जवाब होगा 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, कह रहा है कि सेडोन का युद्ध कब हुआ? 47 नंबर। तो याद रखिएगा, 1870 ईस्वी में सेडोन का युद्ध हुआ था। आगे बता दीजिए, जर्मनी के एकीकरण का प्रथम वास्तुकार कौन था? तो जर्मनी के एकीकरण में सबसे मुख्य भूमिका किसका है? बिस्मार्क का है। ठीक है ना। जर्मनी के एकीकरण में सबसे मुख्य भूमिका किसका है? बिस्मार्क का है बाबू, याद रखना आप लोग। आगे बता दीजिए, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 49वां। तो 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। आगे, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो जवाब याद रखिएगा, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क उत्तरदायी था। 50 का बी ऑप्शन सही होगा। सोशल साइंस के एग्जाम के पहले कम से कम एक दिन छुट्टी देना चाहिए था। प्रत्येक वर्ष ऐसा होता है कि सामाजिक विज्ञान से पहले ना एक दिन छुट्टी रहता था कि भाई बच्चों को 2 दिन टाइम मिले कम से कम सामाजिक विज्ञान पढ़ने का। लेकिन सोशल साइंस के पहले इस बार तो एकदम छुट्टियां नहीं है। जो पढ़ना है रातें भर में पढ़ना है। हालांकि सब कुछ पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं, कोई नया नहीं है। जो बच्चे हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, जो पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए कोई बड़ा बात नहीं है। वो फोड़ देंगे एग्जाम को, खोपड़ी में छेद कर देंगे कल। नए वाले बच्चों के लिए चिंता हमारा थोड़ा ज्यादा पड़ता है। जो बच्चे लेटेस्ट अभी जुड़े हैं, क्या समझ गए ना, जो सिर्फ यूट्यूब के भाग्य भरोसे हमसे ये जुड़े हैं, जो बच्चे टॉपर बैच में हमसे नहीं जुड़े हैं, जो बच्चे क्रैश कोर्स नहीं किए हैं, उनके लिए चिंता अधिक पड़ती है। क्योंकि वो बच्चे एक तो पहले से पढ़े नहीं है, एक दिन पढ़ करके जाते हैं, सर क्वेश्चन लड़ गया तो सर जी एकदम बहुत बढ़िया, है ना, तो उल्टा सीधा कमेंट करने के लिए हम तो तैयार हैं। तो यही आप लोग का सबसे बड़ा कमी है, आप लोग पहले से ध्यान नहीं दिए हैं। ठीक है ना। अगर पहले से ध्यान देते तो थोड़ा और बेहतर करने का उम्मीद रहता। तो अगली बार से कम ये सीख जरूर रखिएगा कि 12वीं क्लास में आप लोग ऐसे मत करिएगा। ठीक है ना। ये जो 10वीं क्लास का बोर्ड था वो तो पार कर गया। 12th बोर्ड आप लोग शुरू से एकदम टारगेट बोर्ड के साथ जुड़िए और टारगेट बोर्ड के साथ जुड़ करके एकदम 12वीं क्लास का तैयारी करिए, ताकि एकदम तहलका मचा दे। ठीक है ना। और अभी से एकदम शुरू से पढ़िएगा, तब आप लोग बढ़िया एग्जाम में कर पाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन बताइए, यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। 51 का ए ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए बाबू, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य और विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है? तो याद रखिएगा, यूनान का। यूनान का जो साहित्य है ना और विज्ञान है वह प्रेरणा का स्रोत रहा है। अगला क्वेश्चन है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो याद रखिएगा, तुर्की की पराजय हुई। 53 का बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई है? तो 1829 की एड्रियानोपुल की संधि जो हुई वह रूस के साथ। 54 का मेरे प्यारे बच्चों ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे बता दीजिए, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है यूनान को। बाबू डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, हंगरी की भाषा क्या थी? तो ध्यान रखिएगा, हंगरी में मैग्यार भाषा बोला जाता था। 56 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर के किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना किया था? तो जैकोबिन क्लब का स्थापना किया था टीपू सुल्तान ने। 57 का बी ऑप्शन सही होगा। टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब का स्थापना किया था। आगे बता दीजिए, 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? कह रहा है कि 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? तो भाई ध्यान रखिएगा, राष्ट्रवाद के विकास का परिणाम यही हुआ कि राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई। राष्ट्रवाद का विकास हुआ तब राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई। ध्यान रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर चैप्टर, भारतीय समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था? समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था? तो याद रखिएगा,